भारत के इतिहास में बहादुर शाह जफर का नाम केवल एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रतीक के रूप में लिया जाता है जो एक समाप्त होती हुई सत्ता, बदलते समय और एक डूबते हुए साम्राज्य की अंतिम आवाज को दर्शाता है। और इस पूरी कहानी का केंद्र है दिल्ली, जो उस समय राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था। बहादुर शाह जफर का शासन उस समय शुरू हुआ जब मुगल एम्पायर पहले ही अपनी शक्ति खो चुका था। ये वो दौर था जब मुगल सम्राट केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में जा चुकी थी। इस प्रकार जफर का शासन एक ऐसे युग का प्रतिनिधित्व करता है जहां परंपरा और वास्तविकता के बीच गहरा अंतर दिखाई देता है। दिल्ली, जो कभी मुगल साम्राज्य का हृदय हुआ करती थी, इस समय एक बदलते हुए शहर में परिवर्तित हो रही थी। यहाँ एक और पुरानी शाही परंपराएं और सांस्कृतिक वैभव मौजूद थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी शासन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस प्रकार दिल्ली एक ऐसे संक्रमण काल का केंद्र बन गई थी जहाँ पुराना और नया आमने सामने खड़ा था। बहादुर शाह जफर स्वयं एक शक्तिशाली शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक कवि और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में अधिक जाने जाते हैं। उनकी रुचि कला, साहित्य और संस्कृति में थी और उन्होंने अपने दरबार को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बनाए रखने का प्रयास किया। इस प्रकार उनके शासन में भले ही राजनीतिक शक्ति कम थी, लेकिन सांस्कृतिक जीवन अभी भी जीवित था। इस संदर्भ में जफर का दरबार केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि उर्दू कविता, संगीत और साहित्य का भी एक महत्वपूर्ण स्थल था, जहां कई प्रसिद्ध कवि और कलाकार उपस्थित रहते थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि भले ही मुगल साम्राज्य का राजनीतिक पतन हो रहा था, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत अभी भी जीवित थी। लेकिन इस सांस्कृतिक समृद्धि के पीछे एक गहरी असुरक्षा और अस्थिरता भी छिपी हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था और ये स्पष्ट था कि मुगल सत्ता का अंत निकट है। इस प्रकार जफर और दिल्ली की कहानी केवल एक शासक और एक शहर की नहीं, बल्कि एक पूरे युग के अंत की कहानी बन जाती है। इस प्रकार बहादुर शाह जफर और दिल्ली का प्रारंभिक चरण हमें ये समझाता है कि कैसे एक महान साम्राज्य का अंतिम दौर केवल राजनीतिक पतन नहीं, बल्कि एक गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। और यही इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। बहादुर शाह जफर और दिल्ली की कहानी में सबसे निर्णायक मोड़ तब आता है जब इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 शुरू होता है। ये केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये उस असंतोष का विस्फोट था जो वर्षों से भारतीय समाज में पनप रहा था। और इस घटना ने जफर को एक ऐसे केंद्र में ला खड़ा किया जिसकी उन्होंने स्वयं भी कल्पना नहीं की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान जब विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। ये निर्णय प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भले ही जफर के पास वास्तविक सत्ता नहीं थी, लेकिन उनका नाम और उनकी पहचान अब भी पूरे भारत में एक वैध शासक के रूप में देखी जाती थी। इस प्रकार वे इस विद्रोह के लिए एकता और वैधता का प्रतीक बन गए। जफर के लिए ये स्थिति अत्यंत जटिल थी, क्योंकि एक ओर वे एक वृद्ध और सीमित शक्ति वाले शासक थे और दूसरी ओर अचानक उन्हें एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिल गई। उन्होंने इस भूमिका को पूरी तरह से नहीं चुना था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली इस विद्रोह का मुख्य केंद्र बन गई, जहां विद्रोही सैनिकों और अंग्रेजी सेना के बीच संघर्ष शुरू हुआ। शहर में अस्थिरता और अराजकता बढ़ने लगी और ये स्पष्ट हो गया कि यह संघर्ष केवल एक सैन्य टकराव नहीं, बल्कि सत्ता के लिए एक निर्णायक लड़ाई है, जिसमें दिल्ली का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इस दौरान जफर का दरबार एक राजनीतिक केंद्र में बदल गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्रोही नेता और सैनिक एकत्र होते थे। लेकिन इस व्यवस्था में संगठन और स्पष्ट नेतृत्व की कमी थी, क्योंकि ये विद्रोह अचानक और असंगठित रूप से शुरू हुआ था, जिससे इसे प्रभावी ढंग से संचालित करना कठिन हो गया। अंग्रेजों ने भी इस विद्रोह को गंभीरता से लिया और दिल्ली को पुनः अपने नियंत्रण में लेने के लिए व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया। इस संघर्ष ने शहर को एक युद्ध भूमि में बदल दिया, जहां हर दिन स्थिति और अधिक गंभीर होती जा रही थी और आम जनता इस संघर्ष का सबसे बड़ा शिकार बन रही थी। इस प्रकार 1857 का विद्रोह बहादुर शाह जफर और दिल्ली की कहानी में एक ऐसा मोड़ बन जाता है जहां एक कमजोर और प्रतीकात्मक शासक अचानक एक बड़े ऐतिहासिक संघर्ष का केंद्र बन जाता है। और ये संघर्ष केवल सत्ता का नहीं, बल्कि एक पूरे युग के भविष्य का निर्धारण करने वाला बन जाता है। बहादुर शाह जफर और दिल्ली की इस कथा का ये चरण सबसे अधिक त्रासद और निर्णायक बन जाता है, क्योंकि इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 अब अपने चरम पर पहुंच चुका था और ये स्पष्ट होने लगा था कि ये संघर्ष केवल विद्रोह नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। दिल्ली, जो इस विद्रोह का केंद्र थी, धीरे धीरे घेराबंदी वाले शहर में बदल गई। अंग्रेजी सेना ने शहर को चारों ओर से घेर लिया और लगातार हमले शुरू कर दिए। इस घेराबंदी ने शहर की स्थिति को अत्यंत कठिन बना दिया, क्योंकि भोजन, पानी और अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी होने लगी और आम जनता को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा।
इस दौरान विद्रोही सैनिकों में संगठन और एकता की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, क्योंकि न तो उनके पास एक स्पष्ट रणनीति थी और न ही एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व। बहादुर शाह जफर स्वयं एक अनुभवी योद्धा या सैन्य नेता नहीं थे और उनकी भूमिका अधिकतर प्रतीकात्मक थी, जिससे विद्रोह को एक सशक्त दिशा नहीं मिल पाई। जैसे जैसे अंग्रेजी सेना ने अपने हमले तेज किए, दिल्ली की स्थिति और अधिक गंभीर होती गई। शहर के कई हिस्से नष्ट हो गए और हिंसा और अराजकता ने सामान्य जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। ये वो समय था जब यह स्पष्ट हो गया कि विद्रोह धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और अंग्रेजी सेना की पकड़ मजबूत होती जा रही है। इस संघर्ष का सबसे दुखद और निर्णायक क्षण तब आया जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। इसके बाद शहर में व्यापक दमन शुरू हुआ। विद्रोहियों और आम जनता दोनों को कठोर दंड दिया गया और ये प्रक्रिया एक भयावह त्रासदी में बदल गई, जिसने दिल्ली की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके जीवन का ये चरण एक गहरी व्यक्तिगत और ऐतिहासिक त्रासदी का प्रतीक बन गया, क्योंकि एक समय का सम्राट अब एक पराजित और असहाय व्यक्ति के रूप में सामने आया। ये परिवर्तन न केवल उनके जीवन का बल्कि पूरे मुगल युग के अंत का प्रतीक बन गया। इस प्रकार ये चरण हमें ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ा विद्रोह जो आशा और परिवर्तन की संभावना लेकर आया था, अंततः एक त्रासदी में बदल गया, और ये कि संगठन, नेतृत्व और रणनीति की कमी किसी भी संघर्ष को कमजोर कर सकती है, चाहे उसका उद्देश्य कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। बहादुर शाह जफर और दिल्ली की इस कथा का अंतिम चरण केवल एक व्यक्ति की हार और एक विद्रोह के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे युग के समाप्त होने और एक नई सत्ता के पूर्ण रूप से स्थापित होने का प्रतीक बन जाता है, क्योंकि इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के बाद भारत की राजनीतिक दिशा पूरी तरह बदल जाती है। दिल्ली पर अंग्रेजों के पुनः नियंत्रण के बाद शहर में जो दमन और विनाश हुआ, उसने उसकी पहचान को गहराई से बदल दिया। जो शहर कभी मुगल वैभव, कला और सत्ता का केंद्र था, अब वो अंग्रेजी शासन के अधीन एक नियंत्रित और परिवर्तित नगर बन गया। इस परिवर्तन ने न केवल भौतिक संरचना को बल्कि उसकी सांस्कृतिक आत्मा को भी प्रभावित किया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और अंततः उन्हें उनके ही देश से निर्वासित कर दिया गया। उन्हें रंगून, वर्तमान म्यांमार, भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। ये निर्वासन केवल एक व्यक्ति की सजा नहीं थी, बल्कि ये मुगल साम्राज्य के अंतिम अंत का प्रतीक था, क्योंकि इसके साथ ही उस वंश का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया। जफर का अंतिम जीवन अत्यंत दुखद और एकाली था। एक समय के सम्राट जिनके दरबार में कला और साहित्य का वैभव था, अब एक निर्वासित व्यक्ति के रूप में जीवन बिता रहे थे। उनकी कविताओं में ये पीला और अकेलापन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो ये दर्शाता है कि ये केवल सत्ता का पतन नहीं, बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत त्रासदी भी थी। इस घटना के बाद मुगल एम्पायर का औपचारिक अंत हो गया और भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया। ये वो क्षण था जब भारत पूरी तरह से औपनिवेशिक शासन के अधीन आ गया और एक नया राजनीतिक युग शुरू हुआ, जिसने आने वाले वर्षों ने भारतीय समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इस पूरी प्रक्रिया की ऐतिहासिक विरासत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें ये समझाती है कि कैसे सत्ता का पतन केवल राजनीतिक घटना नहीं होती, बल्कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालती है, और ये कि एक युग का अंत हमेशा एक नई युग की शुरुआत के साथ जुड़ा होता है। अंततः बहादुर शाह जफर और दिल्ली की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे इतिहास केवल विजय और पराजय की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं, संघर्षों और परिवर्तनों की कहानी है जो समय के साथ एक समाज और उसके लोगों को आकार देते हैं। और यही कारण है कि ये कथा आज भी एक गहरी ऐतिहासिक और मानवीय महत्व रखती है।